एक लाभ यह जरूर हुआ, जो नवांकुर कवि सम्मेलनों में जाने से डरते थे, उनको अभिव्यक्ति का, अपनी बात कहने का और वहाँ तक पहुँचने के पहले अदब सीखने का, सलीका सीखने का बहुत अच्छा मौका ओपन माइक के कार्यक्रमों ने दिया। ओपन माइक श्रोताओं से रचनाकारों की अंतरंगता बढ़ाने का बड़ा अच्छा माध्यम साबित हुआ। आज के दौर में मैं आदरणीय पल्लवी गर्ग जी को इस सत्र के संचालन के लिए इन 4 पंक्तियों के साथ देवेंद्र देव जी की आवाज़ देना चाहता हूं कि निराशा की निशा में हम कभी डरने नहीं देंगे, निराशा की निशा में हम कभी डरने नहीं देंगे। हमारे शब्द सूरज हैं, हमारे स्वर उजाले हैं, ये आंधी और ये तूफान हमसे दूर रहते हैं कि इनके हौसले सारे हमारे देखे भाले हैं। एक बार जोरदार तालियों के बीच आवाज़ दें आदरणीय पल्लवी गर्ग जी को। इतनी तारीफ करी आपने। ओपन माइक के बारे में आपने सबको बता ही दिया है कि ये क्या है। एक्चुअली हम लोगों ने किया क्या कि ओपन माइक के लिए हमने पोस्टर्स दिए और हमने एंट्रीज़ मंगवाई, तो हमारे पास करीब 100-150 एंट्रीज़ आई, जिसमें से हमने 6 लोगों को सिलेक्ट किया, शॉर्टलिस्ट किया और उन 6 लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो आप सब दिग्गजों के सामने आ करके अपनी बात कह पाएँ। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। कविता है क्या? साइंसदान कहते हैं कि जब से मनुष्य ने अनुभूति और समझ की क्षमता विकसित की, उसने अपने अस्तित्व, अपने कॉन्शियस, अपनी भावनाओं के सबसे निजी रूप को व्यक्त करना शुरू किया। समय के साथ इस इजहार ने शब्द का रूप लेना शुरू कर दिया और ये शब्द कब कविता बन गई, इस पे तो आज भी विवाद चल ही रहा है। क्या कविता समय का दस्तावेज़ है या ये मानव अस्तित्व की एक अभिव्यक्ति है जो इस छोटे से जीवन में एक छोटी धूल के रूप में कई चीज़ों में से एक है? या कविता स्वयं मानव है या मानव का अस्तित्व और उसका सार है? इन सब सवालों के बीच मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कविता मेरे लिए क्या है। मेरे लिए कविता नॉस्टैल्जिया है, दर्द, याद, कुछ बेनाम सी बातें हैं। कृष्ण के संग मेरी तकरार और बेइंतहा प्यार है। अब ये सुनने के बाद कि दुनिया के लिए कविता क्या है और मेरे लिए उसका क्या मतलब है, गाथा महोत्सव के ओपन माइक में मैं आपका तारुफ कराना चाहती हूँ आज की आवाज़ से। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आए कवि और कवित्री आपसे साझा करेंगे कि उनकी अपनी रचना और भाषा में उनके लिए कविता का क्या मतलब है। मैं आप सभी गेस्ट को आमंत्रित करना चाहूँगी अपने अस्तित्व को साझा करने, सुने जाने और इन सबसे ज़्यादा प्यार से सुने जाने के इस खूबसूरत अनुभव का हिस्सा बनने के लिए। चलिए मैं अपने गेस्ट को बुलाती हूँ। सबसे पहले मैं बुला रही हूँ अमन सिंह यादव जी को। प्लीज़ ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। अब श्रद्धा द्विवेदी जी को बुलाऊंगी। डॉक्टर प्रतिभा सिंह प्लीज़ आइए। शिवेंद्र विक्रम सिंह जी प्लीज़ आइए। इसके बाद बुलाऊंगी मैं मधु मोहिल जी को। मधु मोहिल जी प्लीज़ आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और आखिरी में मैं बुला रही हूँ डॉक्टर हरि प्रकाश श्रीवास्तव जी को, जिनका साहित्यिक नाम अवधि हरि जी है। हमारे आज के गेस्ट का तालियों के साथ स्वागत करिए। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ अमन सिंह यादव जी को। शुक्रिया पल्लवी मैम। तो यहाँ पर प्रेजेंट सारे अतिथिगण, कुछ लोगों को जरूरत होगी तो आप अपना करें। तो यहाँ पर प्रेजेंट सारे टाइटल है पर वादा करो तुम रोओगे नहीं। तो ये शुरू होती है, जा रहे हो। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक लड़की है, उसकी शादी होने वाली है
उस शादी वाले दिन उसका जो चाहने वाला है उसको एक मैसेज देना चाहता है लास्ट, कि वो अपना कुछ व्यूज़ प्रेजेंट करना चाहता है, उसकी फीलिंग क्या है उस बारे में, तो वही इस नज़्म में है। तो क्या है सुनिएगा। जा रहे हो चले जाओ, जा रहे हो चले जाओ, पर वादा करो तुम रोओगे नहीं। इन आँखों के आंसू छुपा लूँगा हंस के, पर वादा करो तुम रोओगे नहीं। जिन गलियों से किसी रोज़ गुजरे थे हम तुम, उन गलियों से अकेला गुजरा करूँगा। होगी जो बारिश तो यादों में तेरी, मैं बन करके बूंदें उतरा करूँगा, मैं बन करके बूंदें उतरा करूँगा। ये मौसम, ये बारिश, ये यादें हमारी, रुलाने की तुमको साजिश करेंगे। मगर रोना मत, मगर रोना मत, वरना ज़माने के लोग सवालों की तुम पे बारिश करेंगे, सवालों की तुम पे बारिश करेंगे। वो शामें, वो रातें, वो बातें हमारी। आज के बाद बदलने वाला क्या है उस लड़की की ज़िंदगी में, वो सुनिएगा। वो शामें, वो रातें, वो बातें हमारी, दिल को तुम्हारे सता जाएंगी। ख्वाबों में आकर के आहट हमारी, नींदों से तुमको जगा जाएंगी, नींदों से तुमको जगा जाएंगी। तुम्हें आदत थी ना मेरे सीने पे सोने की, तुम्हें आदत थी ना मेरे सीने पे सोने की, खुद को तकियों पे कैसे सुलाया करोगे। मुझको बेदर्द दुनिया के इस शोर में तुम खामोशियों से बुलाया करोगे, खामोशियों से बुलाया करोगे। आज उसके घर का आलम क्या है लड़की के, वो देखिए। शहनाइयाँ आज घर में तुम्हारे, दूर जाने का मुझसे इशारा करेंगी। मगर रोना मत, मगर रोना मत, वरना आंखें तुम्हारी बयां राज दिल का सारा करेंगी, बयां राज दिल का सारा करेंगी। दिया तोहफे में था जो दुपट्टा तुम्हें, आज कांधे से उसको उतारेगा कोई। जो जुल्फें सवारी थी शिद्दत से मैंने, शौक से आज उनको बिखेरेगा कोई, शौक से आज उनको बिखेरेगा कोई। टूटोगे बिखरोगे रह ना सकोगे, मगर तुम किसी से कह ना सकोगे। हाँ, रूह कांपेगी तेरी वो जब भी छुएगा, वो यानी वो तीसरा शख्स जो आने वाला है। रूह कांपेगी तेरी वो जब भी छुएगा, हाँ मालूम है मुझको ये सह ना सकोगे। मगर रोना मत, मगर रोना मत, वरना आंखों के आंसू पलकों से नीचे उतर जाएंगे। तुम चाहोगे कहना कि खुश हो, मगर ये कहने से आंसू मुकर जाएंगे, ये कहने से आंसू मुकर जाएंगे। कभी ऐसा भी होगा कि रूठोगे तुम, क्या क्या बदलने वाला है सुनिएगा। कभी ऐसा भी होगा कि रूठोगे तुम, मगर वो तुम्हें ना मनाया करेगा। ऐसे में ऐ जान मेरी तुम्हें ये पागल बहुत याद आया करेगा, ये पागल बहुत याद आया करेगा। लाजिम है मुझको भुला ना सकोगे, मगर चाह कर भी बुला ना सकोगे। होंगी मजबूरियाँ और ज़माने के बंधन। हमारे यहाँ ट्रेडिशन होता है कि हमारे यहाँ जो महिलाएं होती हैं वो मैयत पे नहीं जाती हैं, तो लिखा है कि होंगी मजबूरियाँ और ज़माने के बंधन, तुम मैयत पे भी मेरी आ ना सकोगे, तुम मैयत पे भी मेरी आ ना सकोगे। जिक्र होगा मोहब्बत का महफिल में तेरी, तो ख्यालों में हम ही नज़र आएंगे। मगर रोना मत, मगर रोना मत, वरना उन आंसुओं में मेरी यादों के मौसम नज़र आएंगे, मेरी यादों के मौसम नज़र आएंगे। बाद मरने के दिल में रहूँगा तुम्हारे, बाद मरने के दिल में रहूँगा तुम्हारे। मरने के बाद कोई ख़त्म नहीं होता है। बाद मरने के दिल में रहूँगा तुम्हारे, तुम कभी दूर मुझसे यूँ होगे नहीं। मौत के पार हंस के चला जाऊँगा मैं, पर वादा करो तुम रोओगे नहीं, मुझसे वादा करो तुम रोओगे नहीं। इसके बाद एक गज़ल है जो मैंने लिखी है। इसका पहला शेर कुछ यूँ है, मतलब ये है। बहुत ऊंचा उठाया सबने देकर सहारा मुझको, बहुत ऊंचा उठाया सबने देकर सहारा मुझको, और छोटा कर दिया फिर कह के सितारा मुझको। खुशियों की ख्वाहिश तो कभी की ही नहीं, सुनेगा कि खुशियों की ख्वाहिश तो कभी की ही नहीं। दर्द दे खुदा और सारा का सारा मुझको, जख्म भर दिए और शायरी करने को कहा है। यानी जख्म भर दिए और शायरी करने को कहा है, यानी कश्तियां छीन कर समंदर में उतारा मुझको। मेरी ख्वाहिश थी कि लौट कर ना आऊं कभी, और फिर
हमारी लाइफ का एक बिटर ट्रुथ ये है कि हमारा जो वक्त होता है वो कभी लौट के नहीं आता है। तो लिखा है कि मेरी ख्वाहिश थी कि लौट कर ना आऊं कभी और फिर, वक्त ने वक्त जैसा गुजारा मुझको। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले सुने कि एक अरसे बाद मिले उनसे तो हादसा ये हुआ, एक अरसे बाद मिले उनसे तो हादसा ये हुआ कि वो रो पड़े और हंस के पुकारा मुझको। और पहले सगाई फिर बारात फिर विदाई तेरी, पहले सगाई फिर बारात फिर विदाई तेरी, तेरी हर रस्म ने रह रह के मारा मुझको, तेरी हर रस्म ने रह रह के मारा मुझको। और एक आखिरी मतलब और शेर ये है कि इश्क में जो शख्स हासिल अमन का है, इश्क में जो शख्स हासिल अमन का है, कहते हैं वही शख्स कातिल अमन का है। इश्क में जो शख्स हासिल अमन का है, कहते हैं वही शख्स कातिल अमन का है। खड़े क्यों हो दुनिया वालों, कदम बढ़ाओ आओ आगे, खड़े क्यों हो दुनिया वालों, कदम बढ़ाओ आओ आगे, शौक से तोड़ो इसे ये दिल अमन का है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्राइंग शायर ने अपनी बातें बड़ी ही खूबसूरती से कही। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रद्धा द्विवेदी जी को। श्रद्धा द्विवेदी छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी की बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। कविता लिखना न सिर्फ इनकी रुचि है, अपितु कविता को ये अपने जीवन की धुरी मानती हैं। इनको कविता लेखन के अलावा गाने सुनने में और साहित्य पठन पाठन में भी काफ़ी रुचि है। श्रद्धा जी ने पहली बार गाथा के ओपन माइक से अपनी कविताओं का मंचन कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी आप लोग उनका ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें और उनका उत्साहवर्धन करें। कविता आइए, श्रद्धा आइए। ये बात सही है कि मैं आज से पहले कभी कविता के मामले में कभी मैंने कविता पाठ इस तरह से नहीं किया, और वो भी इतने बड़े ऑडिटोरियम के सामने तो कभी नहीं। मैम ने सही कहा था और अमन भैया ने भी कहा है कि वक्त की बड़ी पाबंदी है, और मैं इतनी बड़ी बड़ी नज़में नहीं लिखती, जितना लिखती हूँ आपके दिल में उतारने की कोशिश करूँगी। मेरी कविता किसी कविता जैसी नहीं है, ये एक पहेली है। मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ इसे सुलझाएं। एक ऐसी चेतना जो सर्व विद्यमान है, जो सबको सद्मार्ग पे चलने में सहायता करती है, जो लोगों का अस्तित्व बोध कराने में उनकी सहायता करती है, पर वो चेतना खुद के अस्तित्व से कोसों दूर है। उस चेतना की पहचान क्या है? यही कविता मेरी कहती है कि मैं कौन हूँ। तपती श्वासों की ऊर्जा में विद्यमान हूँ, पाप वहिनी गंगा के बोझ का भान हूँ, कोमलता के स्पर्श से उपजी मन की कांति हूँ, मैं गोपियों का रुदन हूँ, मैं कृष्ण की अशांति हूँ, मैं समर्पण की शीलता, मैं आक्रमण की क्रूरता, मैं घायल की पुकार हूँ, मैं गीता का सार हूँ, मैं अज्ञात अपराध हूँ, मैं विचरता एकांतवास हूँ, मैं चपल समुद्र में बसता शांत मूलाधार हूँ, मैं कण कण में हूँ पर मेरे कण नहीं, मैं साकार हूँ पर मेरा कोई वर्णन नहीं, कहीं भी किसी पुस्तक में कोई वर्णन नहीं, मैं अभाव ग्रसित भावना, मैं निःशब्द प्रार्थना, मैं कौन हूँ? मैं सबकी सुनता हूँ मगर परमात्मा नहीं हूँ, मैं कष्टदायी भी हूँ कभी कभी, मैं कष्टदायी भी हूँ मगर निराशा नहीं हूँ, भावों का बहाव हूँ, स्थिरता का अभाव हूँ, सौंदर्य तत्व में मादकता का खिंचाव हूँ, मैं देववाणी हूँ, अशिष्ट ज्ञानी हूँ, क्षीर समुद्र में ज्ञान का प्रकाश हूँ, सबने मुझको पाया मगर मैं खुद एक तलाश हूँ। शायद मेरे चरम ज्ञान का दंड यही है, मुझे वर्णित करने वाला शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। अब जैसा कि मैम ने कहा था कि कविता को हम सब अपनी भाषा में बताएं कि हम क्या समझते हैं कविता से और हमारे लिए कविता क्या है। कविता को देखने का सबका अपना अपना एक अलग नज़रिया है। कुछ लोगों के लिए कविता प्राणदायी होती है, कुछ लोगों के लिए औषधि होती है,
कुछ लोगों के लिए केवल समय की बर्बादी भी होती है, सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं। मैं भी अपने शब्दों से कविता पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहती हूँ। कविता किसी के लिए मायावी संसार में मूल सत्व की पहचान है कविता, किसी के लिए प्राण संचार तो किसी के लिए अनर्गल विक्षिप्तता। जीवन दर्शन के अनगिनत दृष्टिकोणों को अंतःकरण में बसाना, एक ही समय एक ही हृदय से अनेक भावों का उद्गम कराना, अलौकिक महिमामयी सती से शिव का मेल कराना, मायावी क्षण भंगुरता से उबरकर मूल सत्व में जाना, निर्बल चंचल मन को शील अविचर बनाना। मनोहारी संसार बंधा है एक सूत्र में, जिस तरह रक्त एवं नदी बिना तरलता अर्थ शून्य है, भाव एवं शब्द के बिना कविता अपूर्ण है। बुद्धि का चेतना को स्पर्श है कविता, कामनाओं का चरम उत्कर्ष है कविता, कभी ज्ञान का दर्पण है कविता, कभी प्रेम रूपी व्यसन है कविता, परमात्मा की रचनात्मक भेंट का प्रत्यक्षीकरण है कविता, जीवन की जटिलताओं पर पारदर्शी आवरण है कविता, मन की जटिलताओं का जागृत कूप है, निराकार भगवान का आकृत रूप है, मुझ में मेरे होने का प्रमाण है कविता, अनंत काल तक विभिन्न रूपों में चेतना शुद्धि आसन पर विराजमान है कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि उसके लिए कविता क्या है। चलिए इन खूबसूरत कविताओं की प्रस्तुति का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी को। डॉक्टर प्रतिभा ऑब्स एंड गायनी में MBBS MD हैं। ये इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। प्रतिभा जी इंदिरा IVF कानपुर में सीनियर कंसल्टेंट और हेड हैं। इनको चित्रकारी करना, कविताएं लिखना और हिंदी और अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ना काफ़ी रुचिकर लगता है। इन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में कई साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लिया। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनको काफ़ी जगह सम्मानित और पुरस्कृत भी किया गया है। चलिए तालियों से प्रतिभा जी का स्वागत करते हैं ओपन माइक पे। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में शत शत नमन। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा नमस्कार और आभार गाथा की चयन समिति का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। कहते हैं व्यक्ति का काम ही उसका परिचय है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको अपने बारे में थोड़ा अवगत करा दूं। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, जिसका काम लोगों के जीवन में किलकारियाँ भरना है या फिर भावों से ओत-प्रोत नित नए सपने संजोने वाला मासूम कवि हृदय। कभी कभी निष्कर्ष निकालना मेरे स्वयं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आज ये जजमेंट मैं आप पर छोड़ती हूँ। ये जो मेरी पहली कविता है, ये उम्र के उस नाजुक दौर की कविता है जहाँ हम अपने सपनों में जीते हैं। दुनियादारी से नावाकिफ़ मासूम हृदय, जहाँ आपके सपने कुचाले मारते हैं और नहीं पूरे होने पर हृदय को चीर कर रख देते हैं। हरवंश राय बच्चन की कविता की एक पंक्ति यहाँ मुझे याद आती है। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की एक बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। तो आपके सामने अपनी वही कविता में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जहाँ अपने प्रिय का साथ ना मिलने पर एकाकी मन की व्यथा को अपने नज़रिए से शब्दों में उकेरने की कोशिश की है मैंने। और मैं आपके सामने, मेरा इसे पढ़ना ठीक वैसा ही है जैसा प्रार्थना में बैठने पर हृदय से निकलने वाले उद्गार। कविता का शीर्षक है सड़क से संवाद। दूर तक जाती सड़क पर अनगिनत राही अपनी मंजिल तलाशते गुजर गए, पर सड़क अब भी वही है वर्षों से। वही स्थिरता, वही गंभीरता, वही समचित्तता। न कभी वेहसी, न ही करुण क्रंदन के स्वर कभी मुखरित किए। नित नए पथिकों की उनके मंजिल तक के सफ़र में हम सफ़र बनती हुई, फिर भी न ही किसी से जुड़ी,
न किसी के पग से लिपट कर उसे रोक लिया। नितांत वैरागी, नितांत एकाकी। ऐ सड़क, सच कहना, क्या कभी तुम्हारा अंतस्थल किसी की पग ध्वनि से मचला न था? कोई तुम्हारे साथ बैठे, तुम्हारे एकाकीपन का साथी बने। क्या सचमुच तुमने कभी ऐसा चाहा न था? किसी अनजान राही को देख उसके पग से लिपट जाने की आकांक्षा क्या कभी भी तुम्हारे हृदय ने चाही न थी? तुम्हारी नज़रों ने तुमसे दूर, बहुत दूर जाते किसी पथिक का पीछा क्या कभी करना न चाहा था? सच कहना सड़क, अपने नितांत एकाकीपन को समेटना क्या तुमने नहीं चाहा था? मेरा ख्याल है सड़क, तुमने ऐसा कभी न कभी तो ज़रूर चाहा होगा कि कोई हृदय तो ऐसा हो जो सिर्फ तुम्हारे नाम से स्पंदित हो, कोई दामन सिर्फ तुम्हारे लिए ही खुशियाँ समेटे हो। पर ऐ मेरी सड़क, पर ऐ मेरी सड़क, मुझे शायद ये पता न था, पर ऐ मेरी सड़क, मुझे शायद यह पता न था कि सिर्फ एक का चाहना ही नहीं होता सब कुछ, कि सिर्फ एक का चाहना ही नहीं होता सब कुछ। मंजिल तक पहुंचने के लिए साथ दोनों का ही चाहिए। मंजिल तक पहुंचने के लिए साथ दोनों का ही चाहिए, साथ पथिक का भी, साथ सड़क का भी। तो ये मेरी पहली कविता थी। अभी मैं दूसरी कविता आपके सामने पढ़ूंगी। मेरी दूसरी कविता अभी कुछ दिनों पहले लिखी गई कविता है, जो मेरे मित्र और मार्गदर्शक पल्लवी जी के कहने पर मैंने लिखी। ये कविता मेरे भावों में तो बहुत पहले से थी, पर इसे मूर्त रूप देकर शब्दों का जामा बस अभी पहना पाई हूँ। जहाँ मेरी पहली कविता कुछ निराशावादी है, क्योंकि वो युवा मन की कल्पना है, जहाँ अपने प्रिय का साथ न होना एक नितांत एकाकीपन का सबब बन जाता है। वहीं मेरी दूसरी कविता एक मैच्योर थॉट प्रोसेस को दिखाती है। उम्र के साथ जब आपकी समझ बढ़ती जाती है, आप मैच्योर होते जाते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी का साथ होना ही ज़रूरी नहीं। आप सब्र करना सीख जाते हो, आपके अंदर स्टिलनेस आती है, और उन सब से बढ़कर आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो। कहते हैं ना, सेल्फ लव इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ केयर। तो अब साथ ना होना निराशावादी नहीं है, उसमें भी एक आस है, एक उम्मीद और आगे बढ़ने की चाह। और मेरी दूसरी कविता जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है तुम, मैं और खुला आसमान। अभी कुछ दिनों पहले एक तस्वीर देखी, अभी कुछ दिनों पहले एक तस्वीर देखी जो शायद तुमने अपने कैमरे से खुद ही उतारी थी। एक दरख्त था बड़ा सा, और तुम मेरे ख्याल से उस दरख्त के नीचे खड़े थे, उस पल को अपने कैमरे में कैद करते वक्त। उस एक पल या उस तस्वीर में सिर्फ वो एक दरख्त था, अपनी शाखों और पत्तों के साथ मस्ती में झूलता हुआ, और उसके पत्तों के बीच झांकता दूर दूर तक फैला खुला आसमान। और कुछ भी नहीं उतारा था तुमने अपने उस दरख्त और खुले आसमान के बीच, अपने उस दरख्त और खुले आसमान के बीच और कुछ भी नहीं उतारा था तुमने। सुनो, इस तस्वीर में छुपा हुआ एक सच, ये एक पल जैसे बहुत कुछ कह गया हो मुझसे। न जाने कब लगा कि कुछ भीग सा गया है शायद, मन की गहराइयों में उतरते उतरते। हाथ लगाया तो पलकें नम थी, तभी से ही मन के किसी कोने में ये तस्वीर उकेर ली थी मैंने, यूं ही बस अनजाने में। अभी कुछ समय पहले शाम के वक्त जब सूरज मध्यम लाल हुआ था, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके अस्पताल की सीढ़ियों से उतरती मैं शायद तुम्हारे ही ख्यालों में खोई थी। अनायास नज़रें जैसे ही ऊपर उठाईं, सामने वैसा ही दरख्त, उससे कुछ ऊंचाई पर उड़ते आज़ाद परिंदे, और उन सब के ऊपर वैसा ही खुला उन्मुक्त आकाश अपनी बाहें फैलाए। ठीक उसी पल, उस एक पल को ऐसा लगा, दूरियां चाहे मीलों की हों हमारे दरमियान, दूरियां चाहे मीलों की हों हमारे दरमियान, हम साथ हैं उसी खुले आसमान के तले जिनकी ऊंचाइयां तुम छूना चाहते हो, उसी खुले आसमान के तले जिसकी ऊंचाइयां तुम छूना चाहते हो, और जो हौसला अब मुझ में भी है। बहुत धन्यवाद आप सबका पेशेंस हियरिंग के लिए। थैंक यू।
कोमल मन से परिपक्व मन तक का जो एक सफ़र था वो तय कराया। इन खूबसूरत कविताओं के माध्यम से अपने अस्तित्व को साझा करने के लिए अब मैं बुला रही हूँ शिवेंद्र विक्रम जी को। शिवेंद्र विक्रम सिंह जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फ़िलासफ़ी के डॉक्टरल कैंडिडेट हैं, जिन्होंने कॉन्शियसनेस अ माइंड बॉडी प्रॉब्लम पे अपना शोध कार्य हाल में ही जमा किया है। ज़हनी और निजी तौर पे अपनी जद्दोजहद में कायम ये अवधी कवि मानते हैं कि इनकी शिक्षा, नौकरी और बेहतर भविष्य के तमगों से जुड़े पलायन में इनकी भाषा ही है जो स्थित है और तटस्थ है। वेदों में आए प्रश्न को हम के लिए इनका जवाब बेहद दिलचस्प है। ये कहते हैं अहम अवधि अस्मि। शिवेंद्र जी ने अपना कविता पाठ IISc बैंगलोर और कानपुर साहित्य महोत्सव आदि जगहों पर किया हुआ है। स्वागत करते हैं अहम अवधि अस्मि कहने वाले शिवेंद्र जी का। पहली कृति का नाम है सितारों को अकेले ही चलना होगा। रात के सारे हम सफ़रों ने बंद कर लिया है खुद को बड़ी इमारत में। बाहर तेरी आगोश तले जो मुसाफिर हैं, उन्हें अब किसी नामुराद तारे की ज़रूरत मालूम नहीं पड़ती। GPS वाले खिलौने जो हैं, जिनके कल पुर्जे ज़मीन का सीना चीर कर किसी बड़ी सी खदान से, किसी बड़ी सी मशीन के द्वारा निकाले गए हैं। उस जगह शायद कभी धान के खेत लहलहाते थे, जहाँ गेहूं की जड़ें तुम्हारे प्रकाश के मोतियों से सिंचित थीं। खैर, अब वक्त बदल चुका है। गेहूं की ज़रूरत मुझे नहीं, वो तो विज्ञान के उस्ताद भी बना लेते हैं। वैसे भी अब दुनिया सरल है, पीहड़ों को साध लिया गया है, धंधनाती ट्रेनों और सीधी पटरियों का साथ है। बस अब डरने की क्या बात है। वक्त अब सचमुच बदल चुका है, हम भी और हमारा प्रेम भी। अब उन बड़े खदानों के तैयार उत्पादों की ज़रूरत है मुझे। तुम्हारा बोझ भी कमतर कर दिया गया है, सो अब तुम सुरक्षित हो। निष्कासित तो नहीं, परित्यक्त जरूर कर दिया गया है। हमारे संबंधों को समर्पित एक काली चादर, जिसका खूनी लाल रंग अब ढल चुका है, पुराने खुले जख्मों की भांति। खून का कोई मजहब नहीं होता, वैसे ही इस आसमानी चादर के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों और उन बहती हुई आंखों का जिन्होंने इस पर दस्तकारी दिखाई है, उनका भी नहीं है। ये हिज्र की आखिरी सौगात है साथियों, क्योंकि अब सितारों को अकेले ही चलना होगा। दूसरी कृति का नाम है एक बात कहूँ। एक बात कहूँ, यही कहते कहते हो गई कई बातें। इसी दरमियाँ इश्क हुआ और रुसवाई भी, रूठी वो और हमारी मनवाई भी। खैर, सब बातें थीं, आज भी बातें ही हैं। मगर अब जब कुछ उम्र गुजर चुकी है, मुख्तसर बात से बातें हो चुकी हैं और बातों का पुलिंदा पड़ा है माजी में, तो सोचता हूँ कि वो एक बात क्या थी जहाँ से बातें हो गईं। जो मिल जाए तो उन्हें अपने खेत में रोप दूँ और एक अपने गमले को सौंप दूँ, कि ज़िंदा रहे हमारी बदकही और ज़िंदगी का हासिल हो बातों की फसल। एंड एक लास्ट है, ये हम लोग आजकल हम लोग की जनरेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने पाब्लो एस्कोबार को इंटरनलाइज कर लिया है, और चिली के एक फेमस कवि थे पाब्लो नेरुदा, उन्हें हम भूल गए हैं। तो ये पाब्लो नेरुदा को समर्पित एक कविता है, तू रुक जा खामोश थी। तू रुक जा खामोश थी, जैसे तू कहीं हो ही नहीं, जैसे तू सुने मुझे कहीं दूर किसी बियाबां से, और मेरी आवाज़ तुझे छू न पाए। कि आज कुछ ऐसा है जैसी तेरी आंखें परवाज़ की एक दास्तां हो, कुछ ऐसे जैसे किसी होंठ ने सिल दियो ज़बां तेरी, जैसे पत्ता पत्ता पोशीदा है मेरी रूह से, वैसे ही तू उठती है मेरी रूह से, रूहानियत से भरी मेरी रूहदार। किसी हरे भरे ख्वाब की तितली सी, शायद तुम ही मेरी रूह हो। तुम खलिश हो मेरी, जैसे हो शब्द उदास। तू रुक जा खामोश सी, जैसे तू हो ही नहीं, जैसे तू मुझसे कोसों दूर हो, ताकि तू सुने मुझे दूर से और मेरे हर्फ तुझ तक पहुंच न पाएं। आने दे मुझे, कुछ देर ठहरने दे तेरी खामोशी में, कुछ कहने दे तेरी ही खामोश ज़बां में, तेरी ही इन खामोशियों से। वो खामोशी जो चिरागों सी उजली है और लोहे के छल्ले सी सादी। तू रात जैसी है, शांत, तारों के झुरमुट के जैसी। तेरी खामोशी तारों सी है, दूर लेकिन खरी। तू रुक जा खामोश सी, जैसे तू हो ही नहीं। तू रुक जा खामोश सी, दूर, दर्द से भरी,
जैसे मौत ने गले लगा लिया हो तुझे। तब बस एक शब्द, एक मुस्कुराहट काफ़ी है उस पल के लिए, और मैं खुश हूँ कि ये सच नहीं। थैंक यू। ये कुछ 4 मिनट हुए हैं, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा लास्ट सीट पे बैठे हुए पुलिस वाले अंकल जी लोगों को। पुलिस वालों के बच्चे भी कविता कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद शिवेंद्र जी। अब आमंत्रित कर रही हूँ मधु मोहिल जी को। उनको किसी तारुफ की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी मधु जी ने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है और अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई हैं। इनकी रुचि नृत्य, संगीत और लघु नाटिका प्रस्तुति में है। मधु जी बेहद खूबसूरत गज़ल और गीत लिखती हैं। 2017 से ये साहित्यिक मंचों और मुशायरों में प्रस्तुतियाँ दे रही हैं। इन्होंने सोशल मीडिया के विभिन्न साहित्यिक पटल से ऑनलाइन काव्य पाठ किया। सामाजिक पत्र पत्रिकाओं में इनके मनोवैज्ञानिक लेख और साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आकाशवाणी हिसार के गज़ल संध्या कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया है। तालियों से स्वागत करते हैं मधु मोहिल जी का। बहुत बहुत शुक्रिया गाथा और पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया गाथा और पल्लवी जी, आपने मुझे अवसर दिया आज इतने बड़े भव्य ऑडिटोरियम में यहाँ उपस्थित सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। और जैसा कि आज़ादी का अमृत वर्ष चल रहा है, तो मैं ये 4 पंक्तियाँ सीमा पे डटे हुए अपने उन सैनिकों को समर्पित करना चाहती हूँ जिनकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं। तो सुनिएगा कि सरहदों पे डटे रहनुमा देश के हैं यही असल में देवता देश के। सरहदों पे डटे इश्क जिन का वतन जान जिन की वतन जीतते दिल गए आशना देश के सरहदों पे डटे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अपनी एक पसंदीदा गज़ल आप सबके सम्मुख लेके आ रही हूँ। इसमें मेरी कुछ ख्वाहिशें दर्ज हैं और इन ख्वाहिशों को आप सब तक साझा कर रही हूँ। सुनिएगा, मतलब पेश खिदमत है कि बर्ग शाखों के दरमियाँ कर दूँ। बर्ग यानी कोमल कोमल पत्ते। तो सुनिएगा, बर्ग शाखों के दरमियाँ कर दूँ, बर्ग शाखों के दरमियाँ कर दूँ, कुछ परिंदों का आशियाँ कर दूँ, कुछ परिंदों का आशियाँ कर दूँ, और कोई पतझड़ इधर ना आए कभी, कोई पतझड़ इधर ना आए कभी, आंधियों को यहाँ वहाँ कर दूँ, आंधियों को यहाँ वहाँ कर दूँ। और एक बहुत हिम्मत वाली जो हसरत है इस शेर के माध्यम से व्यक्त कर रही हूँ कि एक महल प्यार का बनाने को, एक महल प्यार का बनाने को, इश्क को अपने शहर जहाँ कर दूँ,
इश्क को अपने शहर जहाँ कर दूँ। और अभी कुछ देर पहले, जैसा कि अभी एक साहित्य, संस्कृति और तकनीक, कल और आज और कल पर अच्छी खासी एक चर्चा हमें सुनने को मिली, तो उसी को समर्पित एक शेर कि छोड़ कर फ़ोन फिर कलम पकड़ूं, छोड़ कर फ़ोन फिर कलम पकड़ूं, ख़त में सब हाल दिल बयां कर दूं, ख़त में सब हाल दिल बयां कर दूं। और शेर सुनिएगा कि बूंद बन कर रहूं मैं बादल में, बूंद बन कर रहूं मैं बादल में, अपनी फितरत को आसमां कर दूं, अपनी फितरत को आसमां कर दूं। और शेर आखिर मक्ता पेश खिदमत है कि अक्स में रंग वो भरूं मोहिर, अक्स में रंग वो भरूं मोहिर, उसकी तस्वीर जिस्मो जा कर दूं, उसकी तस्वीर जिस्मो जा कर दूं, बर्ग शाखों के दरमियां कर दूं, कुछ परिंदों का आशियां कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन खूबसूरत कविताओं के मंचन को आप सब लोग सराह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। अब इस श्रृंखला को विराम लगाने का समय भी नज़दीक आ गया है। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं अवधि हरि जी का, डॉक्टर हरि प्रकाश श्रीवास्तव जी। ये कालीचरण इंटर कॉलेज में वाणिज्य के अध्यापक हैं। लेखन कार्य में आपकी विशेष रुचि है। इनकी कुछ प्रकाशित कृतियों में से मिट्टी का योगदान, मीर होने की बेकरारी, कण कण में हनुमान दोहा संग्रह, जय जलालपुर, मन वृंदावन धाम आदि हैं। शायरी में सुंदरकांड आपकी विशेष कृति है। अवधि हरि जी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों तथा दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किए गए हैं। चलिए तालियों से स्वागत करते हैं अवधि हरि जी का। गाथा महोत्सव समिति का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यहाँ ओपन माइक सेशन में प्रतिभाग का अवसर मिला। माँ शारदे के चरणों में नमन, आप सबकी उपस्थित को नमन। एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ कि दिमागी बोझ में दिल की तमन्ना भूल जाएगा, दिमागी बोझ में दिल की तमन्ना भूल जाएगा, वो अपने आप ही मेलों में जाना भूल जाएगा। अभी जिद उसे की वाजिब है, अभी नादान बचपन है, अभी जिद उसे की वाजिब है, अभी नादान बचपन है, बड़े होने पे बच्चा खुद खिलौना भूल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पंक्तियाँ आप सबके दिल तक पहुँची। अभी यहाँ चर्चा में एक सज्जन ने कहा भी कि अगर बात दिल तक जाएगी तो ठंड से जेब में हाथ पड़े होंगे तब भी ताली बजवा लेंगे। वो 4 पंक्तियाँ और देखें, उसके बाद एक गज़ल कि आप जो भी करेंगे स्वयं के लिए, आप जो भी करेंगे स्वयं के लिए,
आपके साथ वो सब चला जाएगा। आप जो भी करेंगे स्वयं के लिए, आपके साथ वो सब चला जाएगा। जो करेंगे यहाँ दूसरों के लिए, जो करेंगे यहाँ दूसरों के लिए, आपको याद उसी से किया जाएगा। आपको याद उसी से किया जाएगा। और एक छोटी बहर की एक गज़ल के कुछ शेर देखें। मतलब है कि मेरे दुख में भी तुम दिखाई दो, मेरे दुख में भी तुम दिखाई दो, तब खुशी आने पे बधाई दो। मेरे दुख में भी तुम दिखाई दो, तब खुशी आने पे बधाई दो। और उसका इतिहास जान लो पहले, उसका इतिहास जान लो पहले, जब किसी को दिया सलाई दो। उसका इतिहास जान लो पहले, उसका इतिहास जान लो पहले, जब किसी को दिया सलाई दो। और कल बहु भोज का लिफाफा था, कल बहु भोज का लिफाफा था, आज दुल्हन को मुंह दिखाई दो। कल बहु भोज का लिफाफा था, आज दुल्हन को मुंह दिखाई दो। और चांद तुमको दिखा अमावस में, चांद तुमको दिखा अमावस में, जाओ सूरज को अब सफाई दो। चांद तुमको दिखा अमावस में, जाओ सूरज को अब सफाई दो। राम जी राम राज चाहो तो, राम जी राम राज चाहो तो, अपने जैसे ही सबको भाई दो। राम जी राम राज चाहो तो। राम राज पर बहुत सी बातें आपने सुनी होगी, कैसे राम राज आएगा इस शेर में। देखें कि राम जी राम राज चाहो तो, अपने जैसे ही सबको भाई दो। और काम कर जाओ ऐसा जीते जी, गाथा महोत्सव समिति के सभी कर्णधारों और जो भी लोग दुनिया में जो कुछ अच्छा कर रहे हैं सभी को ये शेर समर्पित कि काम कर जाओ ऐसा जीते जी, बाद मरने के भी सुनाई दो। काम कर जाओ ऐसा जीते जी, बाद मरने के भी सुनाई दो। और मुझको अगले सफ़र पे जाना है, मुझको अगले सफ़र पे जाना है, दोस्तों अब मुझे विदाई दो। कोशिशों से होके बेपरवाह निकलेगी, हमारी चुप्पियों से भी हमारी आह निकलेगी। हमारी कोशिशों को तुम नज़रअंदाज मत करना, यही वो मोड़ हैं जिनसे हमारी राह निकलेगी। अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजा करके सभागार सूचित करें। और रचनाकारों का जिन्होंने काव्य पाठ किया आपके सामने, मैं उनके सम्मान के क्रम में आग्रह करूंगा आदरणीय रश्मि कुलश्रेष्ठ जी से कि वो मंच पर आ जाएं। आदरणीय रश्मि कुलश्रेष्ठ जी अमन सिंह यादव जी को उनका स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित करने का कष्ट करें। द्विवेदी जी का सम्मान करने के लिए आदरणीय राधा जी से आग्रह है वो मंच पर आएं। इन्हीं को देना है जी, इन्हीं को देना है। श्रद्धा द्विवेदी जी को नहीं, शशि शुक्ला जी से आग्रह थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएं। पीछे शिवेंद्र विक्रम जी खड़े हैं, उनका सम्मान करने का कष्ट करें। मैं आदरणीय जयराम जय जी से आग्रह करता हूं मंच पर आ जाएं। आदरणीय कैलाश वाजपेयी जी मंच पर आ जाएं। आदरणीय जयराम जय जी से आग्रह है वो डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी को भेंट कर सम्मानित करने। आदरणीय कैलाश वाजपेयी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी एक आग्रह है विनम्र कि वो मंच पर आ जाएं। आदरणीय मैं जयराम जय जी को एक बार पुनः कष्ट देना चाहूँगा। आदरणीय उमेश्वर दत्त निशीथ जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो मंच तक आ जाएं और आज के इस कार्यक्रम की संचालिका पल्लवी गर्ग जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। पल्लवी जी ने बड़े मन से इस कार्यक्रम में बड़ी मेहनत की, पूरे कार्यक्रम को तैयार किया। तिवारी जी से कि वो डॉक्टर सोनी गुप्ता जी को सम्मानित करने का कष्ट करें।